सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या मैं डेटा आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं जो आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए टॉपिक है गरीबी, तो गरीबी का जब भी कभी आप आंसर लिखें शॉर्ट या लॉन्ग, तो आखिर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग गरीबी का क्या परिभाषा है, रंगराजन कमेटी कितना हमारे देश में गरीबी का आंकड़ा दिया था, या अभी लेटेस्ट में जो नीति आयोग कितना अपने एमपीआई इंडेक्स में कहा है। तो ये आपको लेटेस्ट कुछ डेटा यूज करना पड़ेगा। फिर इसमें जैसे कभी यूनियन बजट में क्या मेन बात आया है जो कि मेंस में पूछा जा सकता है। फिर केंद्र सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या चीज़ें किस बात का जिक्र है जहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन मेंस एग्जाम में भी बीपीएससी पूछ सकता है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या डेटा या रिपोर्ट है इसमें। फिर एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है, आईएलओ का रिपोर्ट क्या है, एनर्जी का क्या हमारे देश में करंट में कितना कितना एनर्जी तापीय ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा में वो है, ठीक ना। फिर जो हमारा जो लक्ष्य है 2045 हमको विकसित भारत बनना है, उसका क्या की एलिमेंट है, और बाकी यूएनओ का जनसंख्या रिपोर्ट। इन सब 5-6 मैं थीम लिया हूँ जहाँ से मे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इन आंकड़ों का यूज कर सकते हैं। यार नहीं तो अगर मान लीजिए कभी अगर निबंध में भी अगर कुछ ऐसा कुछ टॉपिक आ गया जहाँ कुछ आपको डेटा या फैक्ट की आवश्यकता है तो आप इसका भी आराम से उसमें यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए, गरीबी का जब भी कभी आप आंसर लिखें, ठीक है, परिभाषा जो है आप तो भाषा में लिख ही देंगे, लेकिन कुछ आप जब फैक्ट की बात करेंगे तो इसमें देखिए आप ये कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है ये मानती है कि पर डे जिस व्यक्ति का इनकम $2.15 है वो गरीब नहीं है। ये सितंबर 2022 में डेटा जो है ना अपडेट हुआ है। तो सिंपल आप ये कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार मतलब गरीब इनको माना जाता है, इनसे इतना से कम इनकम वाले को गरीब माना जाता है। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए हमारे भारत में कुछ साल पहले 10 साल 15 साल पहले जो है ना ये रंगराजन और ये तेंदुलकर कमेटी का गठन हुआ था, गरीबी कितना भारत में एक्चुअल में है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो तेंदुलकर कमेटी ने 21.9% गरीबी जो है ना का आंकड़ा दिया था कि भारत में लगभग 21.9% लोग गरीब है। फिर बाद में रंगराजन समिति ने ये कहा कि लगभग नहीं 29.5% लोग क्या है भारत में गरीब है। ये 2011-12 का ही आपका डेटा है। तो आप क्योंकि अगर 63rd का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें पूछा कि गरीबी के लेके क्या भारत में अनुमान है, तो आप इसमें यही जिक्र कर सकते हैं कि भाई रंगराजन कमेटी ने इतना अनुमान बताया, तेंदुलकर कमेटी इतना अनुमान बताया। और अभी जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें नीति आयोग का ये कहना है कि 15-16 में जहां भारत में गरीबी 24.85% था, अभी जो घट के 19-21 में 14.96% हो गया। देखिए आपको एग्जैक्ट डेटा अगर नहीं याद है तो एक शब्द आता है लगभग या अप्रोक्स लिख के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो गरीबी में आप इतना डेटा आप मोटा मोटी क्या करेंगे यूज करेंगे। बाकी देखिए कुछ इससे संबंधित कुछ जो कार्यक्रम लेटेस्ट सरकार ने अगर चलाई है आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। नहीं तो मैं एक अलग लेक्चर में जो भी स्कीम है अलग अलग मतलब को लेके मैं वो भी कोशिश करूंगा 5-6 स्कीम का जिक्र कर दूं ताकि आप इसका आंसर पूरा हो। लेकिन हाँ, आप इतना डेटा मोटा मोटी याद करके जाएंगे तो चीज़ आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। देखिए इस बार का जो बजट जो पेश हुआ है तो बजट का मेन थीम देखिए क्या है। बजट का मेन थीम ये कहता है कि सबका विकास। क्या विकास? सबका विकास। तो सबका विकास का मतलब कहीं ना कहीं समावेशी विकास की ओर हम जा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे देखिए 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही हम लोग कहीं ना कहीं समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, और ये आज भी सरकार के कहीं ना कहीं मतलब है कि भाई हमको सबका विकास करके ही 2047 तक एक विकसित भारत बन सकते हैं, ठीक है। विकसित भारत का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, सबके तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब तक पहुंच हो जाए, गरीबी की स्थिति नहीं हो, भुखमरी की स्थिति नहीं हो, ये सब कहीं ना कहीं सरकार का कोशिश है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास सबका विकास के तहत ही हम कर सकते हैं। और बजट में ये कहा गया है 4 ऐसा इंजन है जहां पे हमको विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। जैसे पहला जो इंजन है विकास का, बजट 2025-26 की मैं बात कर रहा हूँ, पहला विकास के रूप में इंजन के रूप में एग्रीकल्चर को लिया है। किसको लिया है? कृषि को लिया है। और कृषि के लिए कई तरह की सरकार ने योजनाएं भी शुरू की। जैसे कि एक इसमें योजना है राज्यों की भागीदारी से जो है ना प्रधानमंत्री एक धन धान योजना है, धन धान योजना। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जहाँ कम उत्पादकता होती है, जहाँ कम उपज होती है, वहाँ हम लोन देंगे 100 जिलों में, ताकि जो है ना वहाँ किसान क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। उसके बाद मतलब एग्रीकल्चर में स्किल बढ़ाने के लिए, मतलब कौशल बढ़ाने के लिए
टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि करने के लिए जो है ना 100 विकासशील कृषि जिलों को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आपका बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है और बीज हाई क्वालिटी के बीज की भी इसमें बात की गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की घोषणाएं इस बजट में की है। दूसरा है आपका जो है ना ये एमएसएमई। देखिए एमएसएमई की परिभाषा चेंज कर दी गई, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए एक तो इसमें है माइक्रो, ठीक ना, फिर इसमें आपका है स्मॉल और फिर इसमें आपका है मीडियम। देखिए माइक्रो जिसको हम लोग सूक्ष्म बोलते हैं, अभी संशोधित करके इसमें निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट के आधार पे और यहाँ कारोबार के आधार पर ध्यान रखिएगा। देखिए माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसका अभी 2.5 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2.5। और कारोबार के आधार पे जो है ना इसमें 10 करोड़ इसको कर दिया गया है। अगर हम स्मॉल या लघु की बात करेंगे तो यहाँ इसको 25 करोड़ कर दिया गया है और अगर कारोबार के आधार पर इसको 100 करोड़ कर दिया गया है। और आपका जो मीडियम जिसको मध्यम बोलते हैं ये अभी इसको 125 करोड़ रुपया कर दिया गया है और यहाँ आपका 500 करोड़ कर दिया गया। तो ये आपका डेटा देखिए, अगर क्वेश्चन देखिएगा 65 का तो वहाँ पे ये पूछा कि नई परिभाषा क्या है, किसका? एमएसएमई का। तो आपको ये डेटा प्लीज़ आप कहीं ना कहीं याद कर लीजिएगा, पुराना डेटा नहीं लिखे। पुराना डेटा लिखेंगे तो ये लगेगा कि नहीं आप जो है अवेयर नहीं है कि हाँ क्या संशोधन हुआ है, क्या संशोधन नहीं हुआ है, ठीक है, ये कर लीजिएगा। दूसरा बात इसमें ये कहा गया है कि जो भी SC ST कुछ महिलाएं हैं वहाँ पे जो है ना कुछ ऋण उपलब्ध करा के इस तरह के इंडस्ट्री को मतलब आगे बढ़ाना, या जैसे फुटवेयर है या लेदर इंडस्ट्री है, इस पर काम करने की बात की गई है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा बात इसमें कहा गया है कि विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश को लिया गया है। देखिए निवेश का मतलब चाहे जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने की बात हो जाए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने की, जैसे कि मेक फॉर इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का इस बार एक नारा दिया गया जिसमें कि नेशनल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, ठीक ना। और ऐसे कई तरह के अलग अलग जैसे कि परमाणु सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर आपका जो है ना कि पर्यटन के क्षेत्र में किया जाएगा, कई तरह के एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो कहने में तो ये कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया, निवेश पे फोकस किया गया, उसका आउटकम जो है ना बेहतर हो सके। और चौथा जो इंजन है एक्सपोर्ट का, निर्यात का, इसमें सिंपल ये कहा गया है कि सरकार कुछ ऐसा काम करेगी जैसे कि कोई Tier 2 शहर है या और भी जो छोटे शहर है वहाँ कुछ ऐसा हम स्कीम लाएंगे ताकि वहाँ कुछ प्रोडक्ट बन के उसको हम दुनिया के अदर देशों में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मेरा इनकम क्या हो, बढ़े। तो ये 4 इंजन का ध्यान रखिएगा विकास के लिए इस बजट में चर्चा किया गया है। एग्रीकल्चर को, एमएसएमई को, इन्वेस्टमेंट को और एक्सपोर्ट को। मान लो अगर क्वेश्चन सिंपल एमएसएमई को लेके आता है, आप तो नई परिभाषा लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ ये भी जिक्र करेंगे केंद्र सरकार का जो बजट 2025-26 में इसको 4 इंजन में दूसरे स्थान पे दिया गया। मतलब इसका एमएसएमई का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और मैं अपने जो मेरा जो बैच चलता है मेंस ऑफ राइटिंग, उसमें मैं एमएसएमई को कई सारा क्वेश्चन भी आप लोग करा दिया हूँ। आखिर एमएसएमई का क्या रोल है, इसके सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं, सरकार इसके लिए क्या क्या इसकी क्या क्या इनिशिएटिव ले, इन सब पर आपको यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा, ठीक ना। और खासकर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमएसएमई पूछ सकता है कि बिहार में जो अभी जो गरीबी की स्थिति है या जो भी बिहार अभी जो विकसित बिहार बनने में एमएसएमई की क्या भूमिका हो सकती है। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक ना। चलिए इस बजट में और एक बात किया गया है, विकसित भारत के 6 सिद्धांत की बात किया गया है। पहला सिद्धांत ये है कि देखिए भाई हमको गरीबी से मुक्ति चाहिए, ठीक ना। 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हमारी होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आर्थिक गतिविधि में लगभग 70% महिलाओं को शामिल करने की बात की गई है। उसके बाद क्या कहा गया है, 100% कुशल कामगार के साथ रोजगार की भी बात होनी चाहिए। और इसमें जो है ना हमारे देश के जो फूड बास्केट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बनाने वाले किसानों की बात की गई है। देखिए अगर कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि कृषि अभी भी हमारे देश का बैकबोन है या रीढ़ की भारत अथवा रीढ़ है, तो आप इन सब बातों का जिक्र करेंगे। बजट में इस बार की चर्चा में ये बात कहा गया। और विकसित भारत बनने में आप एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं छोड़ सकते हैं, बिना इसको किए आप विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते, ये भी आप जिक्र करेंगे। तो बजट में मोटा मोटी इतना है जहां से आप मेंस में आएगा। तो आप इन सब देखिए
ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, अगर कहीं से भी अगर इस थीम से जुड़ा कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बजट का ये बात जो है जो मैं डिस्कस किया आप उसको जिक्र करेंगे तो आपको एक बेहतर मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। अब इसमें हम आते हैं कि जो केंद्र सरकार का जो सर्वे है, सर्वे में वो कौन सा बात कहा गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए सर्वे ये कहता है कि पिछले 2024 में जो है दुनिया के कई देशों में चुनाव हुआ, दुनिया जैसे अमेरिका है, भारत है, ऐसे कई सारे देशों में जो है ना लोकतांत्रिक तरीके से आपका क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। लेकिन हाँ दुनिया के पूरे दुनिया कई तरह की जो है ना समस्याओं से भी ग्रसित है। जैसे कि लड़ाई का अगर हम बात करते हैं तो आपका रशिया को लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई से कहीं ना कहीं एक तो फूड सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ा है, जो आपका जो ट्रेड होता है उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आया है। तो रूस यूक्रेन लड़ाई है या दूसरा युद्ध अगर इसमें जिक्र किया गया आपका इजराइल और हमास का युद्ध, इजराइल हमास के युद्ध से भी पूरे दुनिया में कई तरह की चुनौतियां सामने आई है। और इन सब युद्धों से कहीं ना कहीं एक तो फूड सिक्योरिटी, आपका व्यापार में कुछ ना कुछ बैरियर आया है। तो इन सब चीज़ों का जो है ना इस आपके जो क्या कहते हैं सर्वे में इस बार का जिक्र किया। और एक और बात कहा गया है इस सर्वे में कि साइबर अटैक की जो लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है ये भी एक पूरे दुनिया में चिंता का विषय है। तो अब मेंस में हमको क्या ध्यान रखना है कि भाई आखिर रूस यूक्रेन लड़ाई का क्या मेन कारण है, इसके लड़ाई का मेन क्या कारण है, इस लड़ाई का क्या पूरे दुनिया पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या इंडिया पे प्रभाव पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ताकि मैं अपने पहले बैच में ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी आप लोग को करा दिया हूँ। बाकी देखिए फूड सिक्योरिटी को लेके 64 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आपको इस टॉपिक को भी बेहतर ढंग से करना चाहिए। बाकी साइबर अटैक तो साइंस टेक का भी मुद्दा आ जाता है, तो आपको इस यहाँ पर भी नोट्स दिया गया, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये वैश्विक घटना में ये युद्ध का जिक्र किया गया है और साइबर अटैक का जिक्र किया गया और पूरे दुनिया में जो चुनाव इलेक्शन हुआ लोकतांत्रिक देशों में इसमें आपका सर्वे जिक्र करता है। अब इसमें कुछ और बात जिक्र किया जैसे कि व्यापार में जो व्यवधान पैदा किया, रेड सी में जिस तरह से समुद्री डकैती घटनाएं हुई उसने एक व्यापार में बैरियर डाला, ठीक ना। फिर ये कहा है कि पूरे दुनिया के सामने एक समस्या है क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पनामा नहर सूख गया, ऐसा आपका सर्वे कहता है, क्या सरकार सर्वे कहता है। तो क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है, भारत सरकार इस क्लाइमेट चेंज को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, बिहार सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इन सब चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ में और जिक्र किया गया है, पूरे दुनिया में देखिए कई सारे देश जैसे कि ट्रेड वॉर ही चल रहा है, तो संरक्षणवादी नीति कई देश अपने मतलब कि अपना रहे। देखिए 1990 में भारत ने एलपीजी को अडॉप्ट किया, जहां वैश्वीकरण पूरे दुनिया के कंपनी एक देश में जाके कहीं व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब देखिएगा कई देश अपने लोकल जो मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे अमेरिका फर्स्ट की नीति है, तो कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री को संरक्षित करने की बात की जा रही है, मतलब टेरिफ लगा रही है अमेरिकी सरकार। तो कहने का मतलब ये है ना पूरे दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो कि संरक्षणवादी नीति पे चल रहे थे। ये सब जो है ना एक चुनौती के रूप में इस आपके सर्वे में जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा बात इसमें सर्वे ये कहता है सोशल सेक्टर में ये कहा है कि सामाजिक क्षेत्र में हमको विकास करना है। एक तो पूरे भारत में समाज विकास पर जोर देना पड़ेगा, और जो एसडीजी गोल है यूएनओ का 2015 से लेके 2030 तक का जो गोल जो गरीबी है, भुखमरी, स्वास्थ्य, एनर्जी, जो 17 गोल है उस पर हमको बेहतर ढंग से काम करना पड़ेगा, तभी जो है ना हमारा समाज क्षेत्र क्या होगा, अच्छा हो पाएगा। सर्वे में एक चीज़ और जिक्र किया गया है काफ़ी अच्छे ढंग से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के युग में हमारे देश का जो श्रम व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इसको काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर्स के फ्रीज में बता दिया हूं कि एआई का क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव इम्पैक्ट है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। मैं इसी रिवर फ्रीज आपको डिस्कस किया, आपको हाँ इसको वीडियो देख लीजिएगा। देखिए सिंपल सर्वे में यही कहा गया है कि एआई का जो है ना एआई जो है हमारे देश के लिए या पूरे दुनिया के दो तरह का रखता है रूप, एक तो पॉजिटिव प्रभाव रखता है, एक निगेटिव प्रभाव रखता है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनगणना लाभांश है, ठीक ना। अगर हम इस जनगणना लाभांश को अच्छा एजुकेशन दे देंगे, अच्छा कौशल दे देंगे, तो और उसको अगर एआई के बारे में हम कुछ सिखा दें तो इसका हम बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया कि निगेटिव प्रभाव को दूर
करते हुए हमको एआई का एक बेहतर यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए इसमें बजट में ये कहा गया है कि हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर हैं, दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो बड़े बड़े जो एजुकेशन है, ये जो एजुकेशन संस्थान है, ये तीनों को मिलकर एक साथ एआई पर काम करना चाहिए, ताकि एआई का अपने देश के विकास या विकसित भारत बनने में इसका हम यूज कर सकते हैं। और एआई संकट की बजाय जो है ना, आर्थिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सकता है हमारे देश के लिए। और मैं इस एआई टॉपिक पर आपका ऐसे भी करा दिया हूँ, आपका जीएस में भी बता दिया हूँ। तो मे भी इस बार एआई से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमको नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछेगा। शॉर्ट पूछ सकता है जीएस में, फिर लॉन्ग पूछ सकता है जीएस में, निबंध में आ सकता है कि एआई क्या है, भविष्य का विज्ञान है कि या संकट है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा, इतना सारे कंटेंट के साथ एग्जाम में आप आराम से कुछ ना कुछ लिख देंगे और बेहतर मार्क्स पाएंगे। अगला बात, इस सर्वे में ये भी कहा गया है, हमारे देश की कृषि अभी भी जो है ना, एक जो है बैकबोन या रीढ़ बनी हुई अर्थव्यवस्था की, क्योंकि एक तो नेशनल इनकम में इसकी भागीदारी बहुत अच्छी है, रोजगार के क्षेत्र में इसका भागीदारी है, और खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और महिला एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्रीकल्चर का एक बड़ा योगदान हमारे देश में है। इसलिए अभी भी बैकबोन या भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, ठीक ना। जीडीपी में 16% का योगदान, अभी लेटेस्ट डेटा आप करिएगा, और आबादी का लगभग 46% अभी भी लोग यहाँ इसमें क्या हुए हैं, रोजगार ये दे रहा है। और भारतीय कृषि मतलब विविधता युक्त है, यहाँ पे अनाज या और भी कई तरह के फल, सब कुछ की यहाँ खेती होती है। और क्लाइमेट इतना अच्छा हमारे देश का है कि सभी तरह का खेती यहाँ पे हो जा रहा है। और सरकार इसके लिए एमएसपी की घोषणा या और कई तरह की सरकार जो किसानों के लिए इनिशिएटिव ला रही है, ये भी है। और एक चीज़ डेटा याद रखिए, अभी जो प्रेजेंट में जो उत्पादन हमारे देश का टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन इतना है, लगभग 332 मिलियन टन अगर कर सकते हैं, या नहीं तो 3,322 लाख टन। जो भी डेटा आपको याद रखना, आप इसे मोटा मोटी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो केंद्र सरकार ने कहा है, जो मेंस में है उसको मैं आपको डिस्कस किया। अब हम आते हैं कि जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 का, उसमें क्या डेटा कहा था। देखिए, ये इंडेक्स सिंपल क्या बताती है, भूखमरी की स्थिति को बताती है वर्ल्ड के लेवल पे, ठीक। और ये अपना स्कोर देती है 0 से लेकर 100 के बीच में। ये इंडेक्स अगर 0 अगर स्कोर है तो वहाँ किसी तरह का कोई भूखमरी की स्थिति नहीं उस देश में। अगर इसके आगे है तो कहीं ना, अगर 100 है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है भूखमरी की। इंडिया का स्कोर है 27.3। इंडिया कितना स्कोर है, 27.3, मतलब कि सीरियस कंडीशन में हम लोग हैं, ठीक है। सीरियस कैटेगरी में इंडिया को रखा गया। और 127 देश में 105वां इंडिया का रैंक है, जो कि हम बहुत अच्छा रैंक नहीं कर सकते। देखिए, आज़ादी के 75 साल हो चुका है, अभी भी भूखमरी में स्थिति हमारा ये है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो इसमें जो है, जो इंडेक्स जारी किया जाता है, 4 आपका इंडिकेटर या पैरामीटर्स लिया जाता है। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, ठीक ना। एक है इसमें चाइल्ड स्टंटिंग, एक है चाइल्ड वेस्टिंग, एक है चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो देखिए, इसमें सिंपल सा बात, ये तो खैर ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन लगभग हमारे देश का 13.7% बच्चा है, ऐसा वो कहता है, ठीक ना। फिर चाइल्ड स्टंटिंग में क्या है कि लो हाइट है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, लगभग इसमें 35% बच्चा शामिल है, ऐसा रिपोर्ट कहता है। और यहाँ पे लो वेट है, हाइट के अनुसार इसमें लगभग 18% बच्चा है। और बाकी चाइल्ड मोर्टिलिटी में आपका लगभग 3% बच्चा को इसमें जो है ना शामिल किया गया है। इस इंडेक्स का हमारे भारत सरकार ने कुछ आलोचना किया है। पहला आलोचना ये है कि इसका ना एक फॉल्ट मेथोडोलॉजी है निकालने का इंडेक्स, मतलब कि दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के आधार पर इसको निकाला गया। और मेनली देखिए, ये जो इंडेक्स निकाला गया है, ये मेनली आपका हेल्थ बेसिस पे निकाला गया, और ये पूरे जनसंख्या को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये सरकार का अपना, भारत सरकार अपना ऐसा कुछ आर्गूमेंट है। तो अगर आप कभी इसका ये पूछ देगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आलोचनात्मक अगर कुछ विवरण या चर्चा किए, तो आप ये पे आलोचना के लेवल पे 3-4 बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, आखिर क्यों हमारे देश में ये हंगर इंडेक्स की स्थिति, हंगर की स्थिति बनी हुई है। देखिए, इसका वजह कुछ है। जैसे पहला वजह इसमें ये हमारे यहाँ ठीक है, पीडीएस सिस्टम हम पूरे देश को अनाज मुहैया करा रहे, लेकिन इसमें भी कई तरह का जो ना फॉल्ट है, ठीक ना। करप्शन का मामला है, अच्छे क्वालिटी का अनाज या चावल इसमें नहीं मिल पा रहा है। और हमारे देश में इनकम की अनइक्वलिटी है, और गरीबी भी है, बेरोजगारी की स्थिति में लोग सही ढंग से खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक ना। और जो पोषण संबंधी चुनौतियों, लोगों को जानकारी नहीं कि कौन सा क्या खाना खाएंगे हमको अच्छा पोषण मिलेगा, ठीक ना। और जिस तरह से हमारे देश में शहरीकरण बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर आ रहे हैं, लेकिन उनको सही ढंग रहने का जगह नहीं मिल रहा है,
प्रॉपर में फूड नहीं मिल रहा, इसलिए हमारे देश में ना भूखमरी स्थिति जो ना आपको इतना ज़्यादा दिखाई पड़ता है। हाँ, इसमें ये चीज़ सरकार कुछ कई तरह प्रयास भी कर रही, जैसे कि इसमें सरकार पोषण अभियान चालू किया है, मिड डे मील चल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, और भी कई तरह के इनिशिएटिव सरकार ने क्या किया है, लिया, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं। अब इसमें आगे के राह हमको क्या करना चाहिए, कृषि में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहला काम ये है। हमको हेल्थ सेक्टर में बेहतर निवेश करना चाहिए, जैसे कि जल पे, स्वच्छता पे, भोजन पे, इस सब पर हमको करना चाहिए। और जो SDG गोल है उसको प्राप्त करने पर हमको आवश्यक, मतलब उस पर बल देने की आवश्यकता है। आप ऐसा करके वे टू फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। आइए हम SDG इंडिया इंडेक्स की हम बात करते हैं। देखिए, ये चौथा एडिशन निकला है सतत विकास गोल इंडिया इंडेक्स का, 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने निकाला। इसमें सिंपल देखिए क्या है, ओवरऑल पूरे इंडिया का इंडेक्स स्कोर कितना, 71 है। कितना स्कोर है, 71 है। 0 से लेकर 100 तक में इसका मार्किंग होता है। सबसे टॉप में केरला, उत्तराखंड है, और बिहार सबसे नीचे है। मतलब कि SDG गोल जो 17 मेरा लक्ष्य है, चाहे गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा, ऊर्जा, जो भी आप लक्ष्य मोटा, देखिए 1 से लेकर 17 टारगेट है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट, 1 से लेकर 5 तक या कुछ और इम्पोर्टेंट जो टारगेट है या गोल है, आप उसको एक बार प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा। क्योंकि आप जब PYQ देखिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया, या मैं कई सारा क्वेश्चन आप लोग को बना के भी दिया हूँ कि SDG गोल को प्राप्त करने में AI कैसे हेल्प कर सकता है, या आपका जो भी नई टेक्नोलॉजी SDG गोल को प्राप्त करने में किस प्रकार मदद कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन का तैयार है। लेकिन हाँ, आप मोटा-मोटा गोल को याद कर लीजिएगा। तो बिहार लास्ट है इस SDG इंडिया इंडेक्स में, ये आप कुछ डेटा आकर इसमें क्या कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो ILO का रिपोर्ट 2024 में ये कहता है कि भारत में रोजगार की स्थिति ये कहती है, भारत में बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा है। ये एक खतरनाक स्थिति है। हालांकि सरकार का जो रिपोर्ट है उसमें सरकार ये कहती है कि हमारे देश में गरीबी वही 3 से लेकर 4% के आसपास है, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए, ऊर्जा को लेकर जो लेटेस्ट स्थिति दिसंबर 2024 तक है, जो भी डेटा है इसमें देखिए, मोटा मोटी आप लगभग में आप यूज कर सकते हैं। लगभग अभी पूरे हमारे देश में जो एनर्जी का जो है लगभग 462 गीगावाट का स्थिति है, ठीक ना। इसमें तापीय लगभग 244 गीगावाट है, परमाणु ऊर्जा लगभग 8.18 गीगावाट है, जल विद्युत में लगभग 46 गीगावाट है, नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग 210 गीगावाट आप जा सकते। इसमें भी सौर ऊर्जा में लगभग 97 गीगावाट हो चुका है, पवन ऊर्जा लगभग 48 गीगावाट है, और बायोमास में लगभग 10 गीगावाट है, ठीक ना। और इसमें अगर आपको परसेंटेज अगर मोटा मोटी लगभग लिखना पड़ेगा, तापीय में लगभग 53-54% है आपका, नवीकरणीय में लगभग 35% है, जल विद्युत में 10%, और परमाणु ऊर्जा में लगभग 1.7% का डेटा है। मोटा मोटी लगभग आप इतना ऐसा करके पाई चार्ट भी बना के आंसर में कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। और 2030 तक मेरा टारगेट है कि 500 गीगावाट जो है ना हम लेंगे किससे, नवीकरणीय ऊर्जा से, जिसमें लगभग देखिए 500 में से लगभग हम लोग कहाँ तक 210 तक पहुँच गए लगभग, मतलब कि बहुत हद तक हम लोगों ने इसमें काम कर चुके हैं, लगभग 40% काम हो गया। बाकी अभी मेरे पास लगभग इसमें 5 साल है, तो मोटा मोटी वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो ये हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे कि सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा, इसका संभावना भारत या बिहार में क्या किया। देखिए, जहाँ भी तटीय राज्य है वहाँ पे आपका पवन ऊर्जा का अच्छा स्कोप है, ठीक ना। और तटीय राज्य के अलावा बिहार में अगर पूरे देश में देखिएगा, हमारा जिस तरह जलवायु है, मोटा मोटी यहाँ पे लगभग 200 दिन तक धूप, 200 या 210 दिन तक धूप तो आराम से निकलती है। ठंड के दिनों में कुछ दिन धूप नहीं निकलता है। तो आप ये भी दिखाएंगे कि हमारे देश में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं है, ठीक ना। जो खाली ज़मीन है या जहाँ खेत है, तालाब है, वहाँ हम जो है सौर ऊर्जा लगा सकते हैं। बिहार सरकार भी सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारा फ्लोटिंग लगाया है। तो कहने मतलब ये है कि आप इन सब बात पर ध्यान रखेंगे तभी आपका मेंस में एक बेहतर चीज़ लिख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ देखिए, विकसित भारत और 2047 तक लक्ष्य हमारे सरकार का इसमें है। इसमें सिंपल ये कहा गया है, हमको लगभग $30 ट्रिलियन का GDP का लक्ष्य रखना चाहिए, इसमें ये कहा गया, ठीक है। दूसरा बात, हमको क्या क्या मेन एरिया पर फोकस करेंगे जहाँ पर विकसित भारत हम में भी बन सकते। देखिए, आर्थिक विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, पर्यावरण पर जोर देना पड़ेगा, सामाजिक प्रगति पर ध्यान देना, और सुशासन, ये कुछ की एलिमेंट है जहाँ पर हम काम करके विकसित भारत तक हम क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। अब देखिए, यूएनओ का जनसंख्या रिपोर्ट 2024 ये कहता है कि इंडिया फर्स्ट स्थान पे आबादी में पहुंच गया 2023 में ही, चीन को पछाड़ करके 144 करोड़ के पार कर गया, ठीक ना। और ऐसा कहा गया 2062 तक लगभग जो है ना 1.7 अरब का अनुमान है हमारा आबादी पहुंचने का। ये याद रखिएगा, 1.7 अरब मतलब 170 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। और पूरे दुनिया की आबादी की हम बात करते हैं 2030 तक जो है ये लगभग
8.5 अरब हो सकता है, ये रिपोर्ट कहती है। और 2063 तक 10 अरब के पार पहुंच जाएगा, पूरे दुनिया की आबादी की बात कर रहा है। और इसमें ये भी कहा गया भारत में अभी जनसंख्या लभ्यांश की स्थिति है और अभी ये 50-55 तक बना रहेगा। 2055-60 तक जनसंख्या लभ्यांश की स्थिति बनी रह सकती है। और लगभग 15 से लेकर 64 उम्र के जो लोग हैं इंडिया में 68% के आपके आसपास हैं, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन लगभग 68% है। या नहीं तो आप 65% लगभग में डेटा लीक के एग्जाम में निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ में डेटा एंड फिगर आपके साथ शेयर किया, ठीक ना। और आप जब भी कभी मेंस एग्जाम अभी भी टेस्ट कर कहीं दे रहे हैं या अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इस डेटा एंड फिगर को आप अपने आंसर में यूज कीजिए, कुछ ना कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी नेक्स्ट कुछ लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कुछ और, जैसे कि कुछ स्कीम है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या कुछ और चीज़ें जो कि इकोनॉमिक्स सेक्शन में पूछा जाता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। बाकी 1 अप्रैल से लगातार मेंस के लिए मैं कई तरह का लेक्चर आप लोग के साथ ले रहा हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री का कुछ टॉपिक में कवर कराया हूँ, फिर आपका करंट अफेयर्स में बहुत सारा टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल आपका कराया हूँ, ठीक ना। बाकी और भी जो टॉपिक बचा है, जैसे कुछ संविधान का टॉपिक है या ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक है या साइंस का कुछ टॉपिक, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको लेक्चर दूँ। मेरा कोशिश रहेगा कि 15 अप्रैल तक में मोटा मोटी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अपलोड वीडियो करूँ, ताकि आप उसको अगले जो भी समय बचे उसको देखते रहे। बाकी देखिए मेन चीज़ है अभी रिविजन का, आप सिंपल सा बात है, आप लिस्ट बना चुके हैं ऑलरेडी, मैं सबको बताया था। आप एक लिस्ट बनाए जो आपका टॉपिक कर लिया या जो छूटा गया, उस लिस्ट को देखिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज और की टर्म, जैसे मान लेते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन ही है, उसके की टर्म को देख लिए, या जनजाति क्रांति है, आंदोलन है, जो भी मूवमेंट है हिस्ट्री में, उसको की टर्म को देख लिए। एक्ट को लगातार पढ़िए, वहाँ उसको फन आना ही आना है। अगर आप संविधान पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ते हैं तो कोई से कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट या नेक्स्ट सकता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, यहाँ आपको फन आना ही आना है। इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर हो गया, ठीक ना, फिर इंडस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी में आपका जलवायु को फन पूछता ही पूछता है, फन फादर्स को फन पूछता ही पूछता है। बिहार सरकार का जो भी बजट आया है अभी सर्वे, उसको भी ध्यान रखिए। तो इन सब चीज़ों को लगातार कीजिए रिवाइज, बहुत अधिक परेशान नहीं होना है, आप जितना पढ़ें उसको कर दीजिए। बाकी जो भी हमसे हो रहा है वो मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।